दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैरल और फिलिप अपने दोस्तों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं और टक्सन को छोड़कर वॉशिंगटन की तरफ निकल जाते हैं, जहां फिलिप को तो अकेले रहने और घूमने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन कैरल का अपने दोस्तों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो जिद करके किसी तरह फिलिप को वापस टक्सन चलने के लिए मना लेती है। पर वहां पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि उनके दोस्त तो टक्सन छोड़कर मेलबू शिफ्ट हो चुके हैं। इसलिए वो दोनों उनको ढूंढते ढूंढते मेलबू तक पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी लोग साथ में खुशी खुशी रह रहे थे और उनके साथ जेसन नाम का एक और आदमी जुड़ चुका था जो एरिका का बॉयफ्रेंड था। लेकिन फिर जैसे ही मेलिसा उनको सरप्राइज देने के लिए उनके पास जाती है, जेसन उसे देखकर इतना घबरा जाता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर जेसन को दफना देते हैं। उधर कैरल सभी से झूठ कहती है कि फिलिप मर चुका है, ताकि उन लोगों के मन में फिलिप के लिए जो भी नफरत है वो खत्म हो जाए। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, वो गधा फिलिप बंदूक लेकर वहां पर आ जाता है और उन सभी को गन पॉइंट पर रखकर उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है, जिस हरकत से वो लोग उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर उसे एक डॉग हाउस में बंद कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब उन लोगों को उस पर तरस आ जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि उन लोगों के पास खाने की कमी होती जा रही थी, इसलिए उन लोगों को मजबूरी में कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने पड़ रहे थे। वहीं टॉड को कहीं से बहुत सारे चिकन के पैकेट्स मिल जाते हैं, जिनको वह सभी से छुपाकर अकेले खाने लगता है। लेकिन फिर एक दिन फिलिप उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस चिकन को खाते हैं और वहीं बाकी लोग अभी भी कीड़े मकोड़ों से ही काम चला रहे थे। वहीं ऊपर स्पेस में हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कई सालों से धरती पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। उधर उन लोगों के पास खाने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की भी कमी होने लगी थी, इसलिए बोरिस उन्हें सुझाव देता है कि हमें मेलबू छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी के लोग मेलबू छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिससे गुस्सा होकर बोरिस अकेले ही मेलबू छोड़ने का फैसला करता है। पर इसी बीच उसे गैल बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके होने वाले बच्चे का बाप बोरिस है, जो सुनकर बोरिस हैरान हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो उनके साथ रहने का फैसला कर लेता है। लेकिन अब गैल उसकी इस हरकत से गुस्सा हो जाती है और उससे बात नहीं करती। उधर टॉड भी मेलिसा को प्रेग्नेंट करना चाहता था, लेकिन मेलिसा उसे साफ मना कर देती है, जिसके चलते उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। जो बात जब एरिका को पता चलती है तो वह इसका फायदा उठाकर टॉड के साथ सुहागरात मना लेती है, जिसके बाद से उन दोनों के बीच रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। वहीं गैल अभी भी बोरिस से गुस्सा थी, जहां बोरिस उसे मनाने के लिए उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन बनाता है, जिससे वह अपने बच्चे को देख सकती थी, जो देखकर एरिका बहुत खुश होती है और बोरिस को माफ कर देती है। उधर मेलिसा को भी टॉड के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो टॉड से माफी मांगती है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन इस पर टॉड उसे कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच बोरिस के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठने लगता है, जहाँ एरिका उसे एक किताब में पढ़कर बताती है कि शायद ये दर्द अपेंडिक्स का है और हमें बोरिस का ऑपरेशन करना होगा, जिसमें सभी ये काम एरिका को ही करने के लिए कहते हैं। लेकिन एरिका उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। पर गैल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो ये काम करने को तैयार हो जाती है। लेकिन उससे पहले एरिका को एक डमी बॉडी पर प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो ऑपरेशन ठीक से कर पाए। उधर स्पेस में माइक धरती पर बार बार कॉन्टेक्ट कर करके परेशान हो चुका था, इसलिए वो हार मानकर वापस धरती पर जाने का फैसला करता है, जिसके बाद वो अपनी स्पेस शटल में बैठता है और पृथ्वी के लिए रवाना हो जाता है। इधर एरिका बोरिस का ऑपरेशन करने में लग जाती है, जिसमें टॉड उसकी मदद कर रहा था। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी ज्यादा खून बहने की वजह से टॉड बच नहीं पाता। उधर दूसरी तरफ माइक एक खाली क्रूज के ऊपर लैंड करता है, जिससे उस शिप में एक बड़ा सा होल हो जाता है और वह डूबने लगती है, जहाँ से माइक एक छोटी सी लाइफ बोट लेकर निकलने लगता है। लेकिन वो जाएगा कहाँ, क्योंकि उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं पता था। इसलिए वो लगातार 3 दिनों तक उस समुद्र में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आखिर में हार कर जब वह अपनी जान देने का फैसला करता है, तभी उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है, जो बच्चा और कोई नहीं बल्कि फिलिप था और माइक फिलिप का सगा भाई था। तभी फिलिप उसे कहता है कि यार तू ऐसे हार नहीं मान सकता, तूने इतने साल अकेले स्पेस में गुजारे हैं और अब जब तू फाइनली धरती पर आ गया है तो मरने की सोच रहा है। जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बोट खड़ी होती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और उस बोट की तरफ जाने लगता है, जिस पर चढ़ने के बाद वह जोर से चिल्लाकर पूछता है कि क्या कोई यहाँ पर है जो मेरी मदद कर सके। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो अंदर जाता है और उसे वहाँ पर खाने पीने का सामान पड़ा हुआ मिलता है, जिसको वह भुक्खड़ों की तरह खाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर वहाँ पड़े कपड़ों पर जाती है, जिनको वह पहन लेता है और आज उसने काफी सालों बाद छोटी चड्डी पहनी थी तो वह बहुत खुश था। लेकिन तभी वहाँ पर मार्क नाम का एक आदमी अपने हाथ में हथियार लेकर आता है, जिसे देखकर माइक घबरा जाता है और कहता है कि भाई प्लीज मारियो मत, मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ। मार्क पूछता है कि क्या तू
वायरस से इन्फेक्टेड है। वो कहता है कि नहीं भाई, मैं पिछले 3 सालों से ऊपर स्पेस में था और अभी 3 दिन पहले ही धरती पर आया हूँ। जो सुनकर मार्क अपना हथियार नीचे करता है और कहता है कि तुझसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद जब वो दोनों साथ में बैठकर बियर पी रहे थे तभी मार्क बताता है कि जब मुझे पता चला कि एक अजीब सा वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और सभी लोग मर रहे हैं, तब मैंने अपनी सारी पूंजी इस बोट को खरीदने में लगा दी और सब कुछ छोड़कर समुद्र के बीचों बीच आ गया ताकि मैं उस वायरस से बच सकूं और ज्यादा उम्र तक जी सकूं। माइक कहता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरे अंदर उस वायरस से लड़ने की ताकत हो। मार्क कहता है कि नहीं, उस वायरस से कोई नहीं लड़ सकता। आगे रात में डिनर के वक्त मार्क माइक से कहता है कि तू अपने बारे में भी तो कुछ बता। माइक कहता है कि मैं मेरे भाई और पेरेंट्स के साथ टक्सन नाम के एक छोटे से टाउन में रहता था, लेकिन अब वो सभी मर चुके हैं। तभी बात को बदलते हुए मार्क उससे पूछता है कि क्या तू स्कॉच पीता है, और उसे एक बहुत ही पुरानी सी शराब की बोतल निकाल कर देता है, जो देखकर माइक हैरान रह जाता है। कहता है कि भाई ये बोतल तो $10,000 की है। आगे उस दारू की आधी बोतल पीने के बाद माइक कहता है कि भाई हमारे खाने की सप्लाई कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए हमें खाना लाने जमीन पर जाना होगा। मार्क कहता है कि तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास बहुत खाना पड़ा है, और तू जमीन पर क्यों जाना चाहता है? तुझे तो पता है कि धरती पर सभी लोग मर चुके हैं और हम दोनों सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि मैं पानी में और तू स्पेस में था। माइक कहता है कि शायद हमारे जैसे कुछ और भी लोग होंगे जो जिंदा होंगे, जिस पर मार्क उसे कोई जवाब नहीं देता और वो दोनों सोने चले जाते हैं। आगे जब माइक सोने की कोशिश कर रहा था तभी वो देखता है कि मार्क उस पर निगरानी रख रहा है कि कहीं वो यहाँ से भाग ना जाए। अब ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि मार्क अब सीधा माइक के बेड में घुसा हुआ है। तभी माइक की आंख खुलती है और वो कहता है कि क्या हुआ यार, क्या तेरा मेरे साथ सुहागरात मनाने का मन है? मार्क कहता है कि मैं तेरे साथ किनारे पर चलने को तैयार हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, इस पूरे सफर का लीडर मैं रहूंगा और मैं जो भी कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। वहीं माइक भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही घंटों में वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। उधर इतने सालों बाद धरती पर कदम रखकर माइक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पर तभी मार्क उसे कहता है कि अगर तेरा हो गया हो तो हम चलें, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाले। जिसके बाद वो दोनों एक छोटा सा आइसक्रीम ट्रक लेकर बाकी बचे हुए इंसानों को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर शांति के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी माइक मार्क से पूछता है कि जो लोग वायरस से मर गए थे उनकी बॉडीज का क्या हुआ, जिस पर वो उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी थीं, जो सब देखकर माइक सुन पड़ जाता है। मार्क कहता है कि तुझे ये सब हर दूसरे शहर में देखने को मिलेगा, अब तू ही बता, क्या तुझे अभी भी लगता है कि हमारे अलावा कोई और इस धरती पर जिंदा होगा? जो सुनकर माइक मायूस हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से जिंदा लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं और तभी मार्क को वहाँ पर फिलिप का लिखा हुआ अलाइव इन टक्सन वाला बोर्ड दिखाई देता है, जिसको फिलिप जिस भी शहर में जाता था वहाँ पर लिख देता था। पर तभी उसे देखकर मार्क गाड़ी को रिवर्स करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माइक को इसका पता चले। लेकिन तभी माइक भी उस बोर्ड को देख लेता है और वो मार्क को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन जब वो गाड़ी नहीं रोकता तो मार्क हैंड ब्रेक लगाकर नीचे उतरता है और उस बोर्ड को देखकर खुश होने लगता है। पर तभी अचानक पीछे से मार्क उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब माइक को होश आता है तो वह खुद को समुद्र के किनारे पाता है। तभी मार्क उसे कहता है कि तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तेरी जान बचाई है। तुझे क्या लगता है टक्सन में तुझे कोई जिंदा इंसान मिलेगा? साले वो सब गवर्नमेंट की चाल है और वो हम जिंदा इंसानों को पकड़ना चाहती है। लेकिन माइक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे। मार्क कहता है कि देख तू मेरे भाई जैसा है, लेकिन अगर तू यहाँ से गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब बेचारे माइक के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तेरे साथ समुद्र में चलने को तैयार हूँ। जिसके बाद जब मार्क माइक को सैनिटाइज कर रहा था तभी उसके पास से वो बंदूक नीचे गिर जाती है, जिसको इससे पहले कि माइक उठा पाता मार्क उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। आगे इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसमें मार्क उसके सर पर पत्थर मारकर उसे फिर से बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि माइक का वायरस से बचाव वाला सूट फट गया है, जो देखकर उसे लगता है कि अब तो माइक भी वायरस का शिकार हो चुका है और कुछ ही देर में वो मर जाएगा। इसलिए वो उसे वहीं बाकी लाशों के साथ छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब माइक को होश आता है तो वह खुद को मुर्दों के बीच में पाता है, जहां मार्क ने उसकी मौत का जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराया था। इसी बीच उसकी नजर सामने खड़े फायर ट्रक पर जाती है, जिसको लेकर वो टक्सन की तरफ निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ काले बोरिस को दफना दिया जाता है, जहां फिलिप सबसे कहता है कि हम बोरिस का अंतिम संस्कार वाइकिंग्स की तरह करेंगे। गैल कहती है कि नहीं, बोरिस ऐसा कभी नहीं चाहेगा। फिलिप कहता है कि मुझे पता है वो ऐसा नहीं चाहेगा, पर वो एक हीरो की मौत डिजर्व करता है। जिसके बाद उसकी लाश को एक नाव में पटक कर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाता है और फिर उस पर फिलिप जलता हुआ तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस गधे का तीर तो किनारे से आगे ही नहीं बढ़ रहा था, जो देखकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं कि ये गधा कभी नहीं
सुधर सकता। आगे फिलिप तीर को निशाने पर लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसका तीर तो निशाने तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। इसी बीच कैरल वहां पर आती है, जिसे फिलिप कहता है कि काला बोरिस मेरे भाई जैसा था। हालांकि पहले वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर बाद में हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। काश मैं उसकी आत्मा को शांति दे पाता। कैरल कहती है कि वो सब छोड़ और ये बता कि मेलिसा ने जो टॉड को शादी के लिए प्रपोज किया था, उसका टॉड ने क्या जवाब दिया। फिलिप कहता है कि देख तू मेरी बंदी है, इसलिए मैं तुझे एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। दरअसल फिलिप और एरिका का आपस में मजदूरी वाला रिलेशनशिप चल रहा है। कैरल कहती है कि यार ये तो बहुत गलत बात है, मुझे अभी जाकर ये बात मेलिसा को बतानी पड़ेगी क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिलिप कहता है कि नहीं तू नहीं बताएगी क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा करके तुझे ये सीक्रेट बताया है। कैरल कहती है कि ठीक है मम्मी कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उधर दूसरी तरफ हम मेलिसा को देखते हैं जो अपना टाइम पास करने के लिए चीजों की तोड़फोड़ मचा रही थी। तभी वहाँ पर कैरल आती है जो उसे देखते ही वहाँ से जाने लगती है कि कहीं वो उसे सच ना बता दे। पर तभी मेलिसा उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे तुझसे टॉड के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन तभी कैरल गाय को चारा डालने का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। आगे रात हो जाती है, लेकिन फिलिप अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जहाँ वो बोरिस के जाने के गम में गाना गाने लगता है, जो कि बहुत ही बकवास गाना था, जिसको गाते वक्त वो बीच बीच में रोने की एक्टिंग भी कर रहा था, जो देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये साला बहुत बड़ा नौटंकी है। फिर अगली सुबह जब मेलिसा कैरल के दिए हुए जूतों में से सितारे निकाल रही थी, तभी टॉड वहाँ पर आता है और पूछता है कि तू ये जूते क्यों खा रही है। मेलिसा कहती है कि मैंने इन्हीं जूतों को पहनकर तुझे प्रपोज किया था, जिसका जवाब मुझे पता है कि ना है। टॉड कहता है कि ठीक है फिर मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। वहीं मेलिसा जिसकी ठरक चरम सीमा पर थी, टॉड से कहती है कि क्या हम दोनों साथ में बैठकर टीवी देख सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें इधर उधर हाथ नहीं लगाऊंगी और हम सिर्फ दोस्त की तरह टीवी देखेंगे। टॉड कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं अभी निठल्ला ही बैठा हूँ। उधर फिलिप काले बोरिस के कमरे में जाता है और कहता है कि भाई अंधेरे में तो ये कमरा बिल्कुल तेरी तरह काला लगता है। इसी बीच उसकी नजर बोरिस के कपड़ों पर पड़ती है, जिनको पहनकर वो उसकी तरह नकल करने लगता है। आगे वो बोरिस के फेंके हुए पालने को टेप से जोड़कर गैल के पास आता है और उसे कहता है कि तू चिंता मत कर, क्या हुआ अगर बोरिस मर गया तो मैं हूं ना यार, मैं बनूंगा तेरे बच्चे का बाप। गैल कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बोरिस ने मुझसे मरते वक्त कहा था कि किसी गधे को हमारे बच्चे का बाप बना लेना, पर उस हरामी फिलिप को कभी मत बनाना। जो सुनकर फिलिप को बुरा तो लगता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उस पालने को वहीं फेंक कर चला जाता है। उधर टॉड और मेलिसा टीवी देख रहे थे, लेकिन तभी मेलिसा के अंदर फिर से ठरक जागने लगती है और वो टॉड को पकड़कर जबरदस्ती किस करने लग जाती है। वहीं फिलिप गैल के सामने बोरिस को एक घटिया आदमी दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें वो उसे उसके कमरे में लेकर आता है और कहता है कि ये देख तेरा कालिया ये गंदी गंदी मैगजीन देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाया करता था, और ये सब छोड़ उसके ड्रॉर में देख कितनी सारी ड्रग्स भरी पड़ी हैं, जो सब फिलिप ने ही वहाँ पर रखा था ताकि ये सब देखकर गैल फिलिप को एक अच्छा आदमी समझने लगे और उसे अपने बच्चे का बाप बना दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उधर मेलिसा कैरल को बताती है कि अभी मैंने और टॉड ने दबाकर मजदूरी की। कैरल कहती है कि अच्छा, पर क्या तूने ये बात एरिका को बताई? मेलिसा कहती है कि मैं ये बात एरिका को क्यों बताऊंगी। कैरल कहती है कि हाँ यार तूने बिल्कुल सही कहा, भला तू ये बात उसको क्यों बताएगी, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर फिलिप बोरिस के सारे सामान को जलाकर राख करने लगता है, यहाँ तक कि वो उसके कपड़े भी जला देता है जो उसने पहन रखे थे। कहता है कि अबे साले तू अब कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि तेरे सारे नामो निशान मिट चुके हैं। पर तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है जिसमें बोरिस की बॉडी पड़ी हुई थी, जो समुद्र में घूम फिर कर वापस किनारे पर आ गई थी। फिलिप कहता है कि साले कालिए जाने से पहले मुझे अपने बच्चे का बाप ही बना देता, मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोस्त बन चुके हैं, पर तू तो साला गद्दार निकला। इतने में गैल वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि अब तो उसे बख्श दे यार, वो मर चुका है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर बोरिस को वहीं पर दफना देते हैं। फिर अगले दिन जब फिलिप घर में तोड़फोड़ कर रहा था, तभी कैरल वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि जानेमन आज तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। फिलिप कहता है कि हाँ जानेमन बिल्कुल, तू जो बोलेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। कैरल कहती है कि फिर तुझे मेरे लिए अपनी हाथ गाड़ी चलानी पड़ेगी। दरअसल मैं तेरे लिए फर्टिलिटी किट लेने मेडिकल स्टोर गई थी, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी बार ट्राई करने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही, कहीं साले तुझमें ही कोई कमी तो नहीं है। फिलिप कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ये टेस्ट देने को भी तैयार हूँ। वहीं पर हम टॉड को देखते हैं जो एरिका के कमरे से अपने सामान को ठीक करते हुए निकलता है, पर तभी वहाँ पर मेलिसा भी आ जाती है, जिसको वो बहाने लगाते हुए कहता है कि मैं तो बस एरिका का हालचाल पूछने आया था। मेलिसा कहती है कि वो सब छोड़ और ये बता कि क्या तू मेरे साथ मूवी देखना चाहेगा। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं।
उधर कैरल फिलिप से पूछती है कि क्या तुमने वो टेस्ट किया। फिलिप कहता है कि यार मैं उसी की ही तैयारी कर रहा हूँ जिसके लिए वो गंदी गंदी मैगजीन्स देख रहा था। कैरल कहती है कि ये सब गंदी चीजें छोड़, मेरे पास इस किताब में इससे भी तगड़ा माल है। फिलिप कहता है कि ला फिर दिखा जरा कौन सा बढ़िया माल है तेरे पास, जिसमें कैरल उसे अपने हाथों से बनाई हुई लड़कियों की ड्राइंग्स दिखाने लगती है। जो देखकर फिलिप को जरा भी मजा नहीं आ रहा था तो कैरल उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ उसने ऐसी ही बड़ी बड़ी ड्राइंग्स दीवारों पर लटका रखी थी। वहीं अपना टॉड मेलिसा के साथ भी मजदूरी कर रहा था और एरिका के साथ भी मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसको सबसे ज्यादा मजा मेलिसा के साथ आ रहा था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो एरिका के साथ ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है एरिका उसे देखते ही उससे लिपट जाती है। जिसमें टॉड को मजा आने लगा था तो वह इस मौके का फायदा उठाकर उसे भी लपेट देता है। आगे जब वह उसका काम तमाम करके रूम से बाहर आता है तब वह फैसला करता है कि यार इससे तो ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं मेलिसा से ही ब्रेकअप कर लेता हूँ। लेकिन मेलिसा के पास जाते ही वो भी उससे लिपट जाती है, जिसके बाद टॉड को ना चाहते हुए भी उसे भी बजाना पड़ता है। उधर फिलिप जैसे तैसे करके वो टेस्ट दे ही देता है जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया था, जिसका मतलब था कि उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है। जिस पर फिलिप को विश्वास नहीं होता तो वह 3 और टेस्ट करता है, लेकिन वो तीनों भी नेगेटिव ही आते हैं। फिलिप कहता है कि शायद ये किट एक्सपायर हो गई है, जिसमें जब वो उस डब्बे को पलट कर देखता है तो उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। फिलिप कहता है कि अरे यार ये तो चाइना का माल है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। कैरल कहती है कि फिर भी सारे रिजल्ट नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, कोई तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। वो कहता है कि चलो हम इस किट को टॉड पर ट्राई करके देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये किट सही है या गलत। उधर टॉड जब कड़ी मजदूरी के बाद थक हार कर पूल के किनारे बैठकर आराम कर रहा था तभी फिलिप वहां पर आता है और कहता है कि भाई क्या तू इस डिब्बी में मुझे अपना माल दे सकता है। वो कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत सारा माल पड़ा है, लेकिन वो मैं तुझे अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी मेरी टंकी खाली पड़ी है। फिलिप पूछता है कि भाई क्या तू ये नहीं जानना चाहता कि मैं तेरे माल का क्या करूंगा। वो कहता है कि नहीं यार, तू अपना भाई है और भाइयों को इन चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन अगर तू अभी चाहे तो मैं तुझे अपना मूत दे सकता हूँ, बता चाहिए क्या। वो कहता है कि नहीं यार, मैं तेरे मूत का क्या करूंगा, चल फिर मैं बाद में आता हूँ जब तेरी टंकी भरी हुई होगी। टॉड कहता है कि यार आजकल मैं पूरे दिन भर बिजी रहने लगा हूँ, क्योंकि कभी मैं मेलिसा की मारता हूँ तो कभी एरिका की मारता हूँ और साला मेरे हथियार को आराम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। फिलिप कहता है कि वाह यार तेरे तो मजे हो गए, लेकिन लास्ट में जाकर तुझे किसी को तो सच बताना पड़ेगा ना। टॉड कहता है कि यार मैं उन दोनों में से किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एरिका वहाँ पर आती है और कहती है कि टॉड मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। टॉड कहता है कि हाँ जाने मन अभी आता हूँ और फिलिप से कहता है कि ला अपनी डिब्बी दे, मैं तेरे लिए इसमें थोड़ा बहुत माल तो निकाल ही दूंगा। फिर रात को जब फिलिप अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर उसे टॉड के माल वाली डिब्बी पड़ी हुई मिलती है, जिसको जब वह किट पर डालता है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जो देखकर फिलिप मायूस हो जाता है। तभी वहाँ पर कैरल आती है और पूछती है कि क्या टॉड ने तुम्हें अपना माल दिया, जिसको वह झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं दिया। फिर अगली सुबह फिलिप अपने प्लास्टिक के पूल में कोल्ड ड्रिंक डालकर उसमें आराम करने लगता है। उधर टॉड भी धूप में बैठा आराम कर रहा था, पर तभी उसके पास गैल आती है। टॉड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। गैल कहती है कि मरने से पहले बोरिस ने मुझसे कहा था कि तुम टॉड को ही अपने बच्चे का बाप बनाना, जो सुनकर टॉड कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। गैल कहती है कि नहीं ये बिल्कुल सच है, उसने मुझसे कहा था कि टॉड जैसा अच्छा आदमी और कोई नहीं है और सिर्फ वो ही है जो तेरे और तेरे बच्चे का ख्याल रख सकता है। जिस पर टॉड मुंह चिढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जो सुनकर गैल खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी टॉड मौका देखकर गैल को भी किस कर लेता है, जो करने में गैल को भी बहुत मजा आ रहा था। आगे वो समुद्र के किनारे चिल्लाता हुआ आता है कि तू तो साला एक जानवर बन चुका है, तू 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को तो बजा चुका है और किस किस को बजाएगा। इसी दौरान किनारे पर उसे एक जेट स्की दिखाई देती है, जिसको लेकर वो घूमने निकल जाता है और खुद को कोसते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी किसी कुत्ते जैसी हो चुकी है। उधर दूसरी तरफ फिलिप फिर से वो टेस्ट करके देखता है, लेकिन अभी भी वो नेगेटिव ही आ रहा था, जो देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि अब ये बात मैं कैरल को कैसे बताऊं कि मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। जिस पर वह उदास सी शक्ल लेकर उसके पास जाता है और कहता है कि देखो जाने मन, इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जो टेस्ट उसका नहीं बल्कि टॉड का था। आगे जब सभी समुद्र के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर टॉड आता है, जिसने अब फैसला कर लिया था कि अब वो सबको सच बता देगा। कहता है कि मेलिसा मेरी जान, मैं कई दिनों से एरिका की दबा कर ले रहा हूँ और एरिका में अब फिर से मेलिसा को बजाने लगा हूँ, जिसके साथ ही मैंने गैल को भी किस कर लिया था। जो सुनकर वो तीनों लड़कियां आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। टॉड कहता है कि देखो यार, मैं तीनों में से किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता, तो क्या हम चारों साथ में मिलकर मजे नहीं कर सकते। जो सुनकर सभी
उसे घूरने लगते हैं कि ये साला तो फिलिप से भी 4 कदम आगे निकला। वहीं फिलिप भी कैरल को सच बता देता है कि जाने मन कमी तुम में नहीं बल्कि मुझ में है, मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव आए थे और जो मैंने तुम्हें पॉजिटिव वाला बताया था वो टॉड का था। पर तभी कैरल वहाँ पर कुछ अजीब सा देखती है और कहती है कि पीछे देखो कौन आया है, जो कोई और नहीं बल्कि फिलिप का भाई माइक था, जिसे देखकर फिलिप दौड़कर उसके पास जाने लगता है और हमें लगता है कि फिलिप उसे गले लगा लेगा। पर तभी फिलिप उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की, मेरी गर्लफ्रेंड छीनने के बाद भी तुझे चैन नहीं पड़ा क्या, जो कहकर वो उसे फिर से मारने लगता है। अब दोस्तों इन दोनों भाइयों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो फिलिप माइक से इतनी नफरत करता है, और क्या टॉड और वो तीनों लड़कियां साथ में मिलकर मजे कर पाएंगे या उसका हाल भी बिल्कुल फिलिप जैसा हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।